हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। आज आपको मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश का इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत महाजनपद काल का इंट्रो, यूनानी आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक के समस्त अभिलेख एवं प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाएगा। जहां से आपके पेट के साथ साथ आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एसएससी, एसएससी सीजीएल और सभी वनडे एग्जाम्स में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आने वाले सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, उन वैकेंसीज़ का फ्री में मुफ्त में क्लास चलाया जाएगा और लाइव क्लासेस भी चलाई जाएंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर एग्जाम विथ एचएस ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसके अतिरिक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसकी सहायता से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी लेक्चर्स यूट्यूब पर आएंगे उसका आपको कंटेंट, उसका मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आने वाले लाइव क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व जब जैन और बौद्ध धर्म दोनों क्या थे, अपने उदयमान स्थिति में थे, मतलब प्रोग्रेसिव फेज में थे, इनका चारों तरफ प्रचार हो रहा था। उस समय जनपदों के रूप में 16 महाजनपद भारत में शासन कर रहे थे। 16 महाजनपद जिन्हें हम स्टेट्स कहते हैं। आज की डेट में से इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो उस समय 16 महाजनपद थे। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, उसके बाद आता है पूर्व वैदिक काल, फिर पूर्व वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल और फिर आता है महाजनपद काल। और इसी महाजनपद काल में एक महाजनपद, जो महाजनपद काल था उसी समय में एक महाजनपद धीरे धीरे आर्थिक रूप से संपन्न होता जा रहा था और धीरे धीरे राजनीतिक रूप से अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। मतलब इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग हो ही रहा था और पॉलिटिकली भी जो है धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। यह 600 ईसा पूर्व कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। और इन्हीं 16 में से एक महाजनपद कैसे आगे बढ़ा, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसको देखते हैं। देखिए, 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद, 16 में से 3 जो महाजनपद थे वो गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में अवस्थित थे, मतलब लोकेटेड थे। अब गंगा नदी घाटी के तट पर लोकेटेड होने के कारण, अवस्थित होने के कारण अपनी महत्वाकांक्षा और शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने आया। इनमें कौशल, बज्जी यानी अवंती तथा मगध है। तो मतलब यह है कि 3 महाजनपद हम मैप में देखेंगे। ये 3 महाजनपद ये है, जैसे मगध है, उसके अलावा आपका कौशल है और वज्जी है। ये तीनों महाजनपद जो है ना, गंगा नदी घाटी के तट पर लोकेटेड थे। कहाँ थे? गंगा नदी घाटी के तट पर लोकेटेड थे। अब गंगा नदी घाटी से इनको क्या फ़ायदा होता था? एक तो इनको जलोढ़ मृदा मिलती थी। जलोढ़ मृदा मिलने की वजह से उपजाऊ भूमि थी, तो कृषि अच्छी थी। उसके अतिरिक्त जलीय मार्ग भी था, जो व्यापार के लिए काफ़ी इनके लिए अच्छा था, हेल्पफुल था। तो इसके सहायता से यहाँ पर लोकेटेड होने की वजह से कैसे कैसे डेवलप किए उसको देखते हैं। देखिए, भौगोलिक स्थिति मतलब ये गंगा नदी के तट पे थे, उससे क्या हुआ? उपजाऊ जलोढ़ मृदा मिली और पर्याप्त लोहे का खनिज भी मिला। लोहे का खनिज क्यों मिला? देखो, मगध जो था उस समय झारखंड का छोटा नागपुर मगध के अंतर्गत आता था, इसीलिए छोटा नागपुर लौह खनिज के लिए क्या था? प्रसिद्ध था और आज भी है। तो वो मगध के अंदर होने के कारण पर्याप्त लौह खनिज और व्यापार हेतु जलीय मार्ग होने के कारण यह केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने आए। मगध में लौह खनिज का भंडार एवं तकनीकी भी थी। मतलब लौह खनिज तो था ही, साथ में इस लोहे का उपयोग कैसे करना है इसकी इनकी क्या बात थी? टेक्नोलॉजी भी थी। क्या था इनके पास? टेक्नोलॉजी भी था, तकनीकी भी थी। क्योंकि झारखंड का छोटा नागपुर उनके क्षेत्र में आता था। किसके क्षेत्र में आता था? मगध के क्षेत्र में। अब ये लोहे का क्या करते थे? एक तो हथियार बनाते थे एवं कृषि औजार बनाते थे। इसके माध्यम से इनको एक अतिरिक्त आय मिलता था। अब उस अतिरिक्त आय पर एक अतिरिक्त कर भी लगाता था। कौन? मगध साम्राज्य, जो इनके विस्तार करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि ये इकोनॉमिकली धीरे धीरे स्ट्रांग होते गए। आइए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हो गई थी। अगर पूछे कि लोहे की खोज कब हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, जिसे महाजनपद काल वालों ने इसका भरपूर उपयोग किया है। आइए देखते हैं कि सबसे पहला राजवंश कौन आता है मगध में। तो सबसे पहला राजवंश आता है हर्यक। सबसे पहला राजवंश मगध में आता है हर्यक। और हर्यक के जो स्थापक थे, जो संस्थापक थे, वो कौन थे? बिंबिसार थे। अब बिंबिसार थे हर्यक के संस्थापक और हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। कौन था? नागदशक था।
और नागदशक को शिशुनाग मार देता है। नागदशक को कौन मारता है? शिशुनाग। और शिशुनाग जो है नागदशक को मारने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग महोदय जो है नागदशक को मार देते हैं और मारने के बाद कौन सा वंश स्थापित करते हैं? शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश में जो अंतिम शासक था वो था कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक। और कालाशोक को जो है महानंदिन मार देते हैं। कालाशोक को कौन मारते हैं? महानंदिन महोदय जो हैं वो कालाशोक को मार देते हैं। और जब महानंदिन कालाशोक को मारते हैं तो मारने के बाद ये स्थापित कर देते हैं नंद वंश। तो पहले हर्यक वंश आता है, फिर उसका शिशुनाग वंश आता है, फिर महानंदिन कालाशोक को मार देते हैं और कौन सा वंश आता है? नंद वंश। और नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। कौन थे? घनानंद। घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मार देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मारते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य मार कर इनको स्थापित करते कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य किल करते हैं घनानंद को और स्थापित करते हैं मौर्य वंश को। तो हमको मौर्य वंश को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, इसको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको एक रूपरेखा तैयार कर दी है। हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक, इनको शिशुनाग मार के शिशुनाग वंश स्थापित करते हैं। फिर शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था कालाशोक, कालाशोक को महानंदिन मार के स्थापित करते हैं नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, घनानंद को मार देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और स्थापित करते हैं मौर्य वंश। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हर्यक वंश के शासक कौन कौन थे। तो एक बार अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। बिंबिसार थे, इनके पुत्र अजातशत्रु, फिर उनके पुत्र उदयन, उनके पुत्र अनिरुद्ध, फिर मुंडक, फिर नागदशक। नागदशक अंतिम शासक थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। अंतिम शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक को फिर मार देते हैं कौन? महानंदिन। और महानंदिन किसकी स्थापना करते हैं? नंद वंश की। और नंद वंश के 3 राजा हुए, महानंदिन, महापद्मनंद और घनानंद। घनानंद अंतिम शासक था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य मार देते किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से, और स्थापित करते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में देखिए फिर कौन आते? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। देखिए अब जो ये सारे वंश हैं इनका एक थोड़ा सा हम डिटेल ले लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो मगध के विस्तार में बिंबिसार ने किसको बनाया था? हर्यक वंश को। इन्होंने 3 प्रकार की कूटनीति का सहारा लिया। कौन सी कूटनीति? एक तो मैत्री कर लिया, कुछ राजाओं से मैत्री करके अपना साम्राज्य बढ़ा लिया, कुछ को वैवाहिक कूटनीति और कुछ को युद्ध से जीत लिया। तो इन तीनों नीतियों का प्रयोग करते हुए बिंबिसार राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। लेकिन हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक, और जिसकी हत्या कर देते हैं शिशुनाग महोदय और स्थापित करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग क्या करते हैं? अपने शासनकाल के दौरान जो है अवंती और वत्स 2 साम्राज्य और जोड़ लेते हैं। किसमें? मगध में। तो मगध का साम्राज्य क्या होता है? बढ़ता ही जाता है। लेकिन शिशुनाग से पहले हर्यक वंश वालों ने 3 राज्यों को पहले ही जोड़ लिया था। किसको किसको? अंग, बज्जी और कौशल को। मतलब मगध है, मगध में 3 जुड़ गए थे शिशुनाग से पहले, और फिर शिशुनाग ने 2 और जोड़ दिया। तो मगध क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। महाजनपद काल में ही मिला लिया था और शिशुनाग मगध के विस्तार करने का रास्ता प्रशस्त हो गया था। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे कालाशोक, और कालाशोक को मार दिया किसने? धोखे से महानंदिन ने। और महानंदिन ने स्थापित कर दिया नंद वंश का। किसकी स्थापना की? नंद वंश की। नंद वंश की स्थापना करते हुए मगध के सिंहासन पर बैठता है। महानंदिन के पुत्र थे कौन? महापद्मनंद। और महापद्मनंद अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की जो दिशा है इसको क्रमिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि महापद्मनंद ने कलिंग को भी युद्ध करके मगध में सम्मिलित कर लिया था। कलिंग, जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, भी सम्मिलित कर लिया था। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। महापद्मनंद की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठते हैं घनानंद। कौन बैठते हैं? घनानंद। और ये मगध के सिंहासन पर बैठते हैं। और ये कहा जाता है कि इसके पास, यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि इसके पास इतनी अतुल्य धन संपदा थी जिस कारण हम घनानंद को क्या बुलाते हैं? अग्रमीज। तो क्वेश्चन पूछे अग्रमीज किसे बुलाते हैं? तो घनानंद को बुलाते हैं। और घनानंद अत्यंत ही लोभी और अत्याचारी प्रकृति का था। ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो विशाखदत्त एक थे, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने रचना की थी मुद्रा राक्षस की। और इसी ग्रंथ में नंद शासकों का, विशेष करके घनानंद के अत्याचार का इसमें आपको और दमनकारी नीतियों का उल्लेख मिलेगा। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। और कब की थी पूछे तो गुप्त काल में की गई है। तो मुद्रा राक्षस की स्थापना कब की गई है? गुप्त काल में। किसने की है? विशाखदत्त ने की है। और इसी में घनानंद के अत्याचारों का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस के टीकाकार कौन है? ये भी प्रश्न आता है। तो डुंडी राज हैं इसके टीकाकार। और इस ग्रंथ में नंदों को क्षत्रिय बताया गया कि नंद कौन थे? क्षत्रिय थे। मुद्रा राक्षस को भारतीय इतिहास का पहला जासूसी ग्रंथ बताया गया। तो भारतीय इतिहास का पहला जासूसी ग्रंथ कौन है? तो मुद्रा राक्षस है। और मुद्रा राक्षस एक ऐसा नाटक है जिसमें कोई एक्ट्रेस नहीं है, मतलब ये नायिका विहीन है। मुद्रा राक्षस एक ऐसा नाटक है जिसमें कोई एक्ट्रेस नहीं है।
अब ये सब जब चल रहा था उसी समय जो है मकदुनिया, घनानंद के टाइम पे ही यूनान का एक मकदुनिया का शासक था। कौन? सिकंदर। मकदुनिया का शासक था सिकंदर, और ये अपने विश्व विजय के अभियान के विकास क्रम में 326 से 325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। अच्छा, अब ये लोगों के प्रश्न दिमाग में आते होंगे कि जब घनानंद के समय में सिकंदर ने आक्रमण किया तो सिकंदर और घनानंद का युद्ध हुआ होगा? नहीं, सिकंदर और घनानंद में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया था। ये बात एकदम नोट कर लीजिए, कभी कोई पूछ भी लेता है तो सिकंदर और घनानंद में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। लेकिन घनानंद के टाइम पे ही सिकंदर जो है अपने विश्व विजय के क्रम में 326 से 325 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण करता है। सिकंदर जो है काबुल, कांधार और बैक्ट्रिया को जीतने के बाद हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, मतलब वो पाकिस्तान वाले साइड से हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत को एंटर करता है। हिंदू कुश को पार करने के बाद सिकंदर ने तक्षशिला में प्रवेश किया, और तक्षशिला का शासक उस समय जो था वो था अम्बी। तत्कालीन शासक कौन था? अम्बी। अम्बी क्या था? डरपोक था। ये भयभीत होकर युद्ध किए बिना ही सिकंदर के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अतिरिक्त अम्बी ने जो है सिकंदर को भारत में आक्रमण करने में सहयोग भी प्रदान किया। एक तो इसने आत्मसमर्पण कर दिया, लड़ाई नहीं लड़ा, और ऊपर से जो है सिकंदर को भारत में आक्रमण करने के लिए हेल्प भी करता है। और इसी कारण अम्बी को भारत का पहला देशद्रोही शासक माना जाता है। अम्बी को भारत का पहला देशद्रोही शासक माना जाता है। अच्छा, अम्बी जो था ये तक्षशिला का शासक था, और पोरस उसी समय पोरस था। तत्कालीन भारतीय शत्रु कौन था अम्बी का? तो पोरस था। तो अम्बी का तत्कालीन भारतीय शत्रु पोरस था, जो झेलम और चिनाब नदी के मध्य एक राज्य था पुरु राज्य, उसका शासक था। तो पुरु राज्य के शासक थे पोरस और अम्बी। तो अम्बी और पोरस में दुश्मनी थी, इसीलिए अम्बी कहता है सिकंदर को आप पुरु राज्य पर अटैक करो। अम्बी सिकंदर को पुरु राज्य पर आक्रमण करने का निवेदन करता है, और फलस्वरूप 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य भीषण युद्ध होता है, और जिसमें सिकंदर की विजय होती है। किंतु पोरस की वीरता से और युद्ध कौशल से प्रेरित होकर सिकंदर ने पोरस का राज्य, पूर्व राज्य था, उसको वापस लौटा देता है। सिकंदर जो है पोरस का ये पूर्व राज्य वापस लौटा देता है। पोरस और सिकंदर के मध्य इस युद्ध को, अब जैसे यूनानी इतिहासकार जो हैं, जो पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ, इसे हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं। अगर कोई कहे हाइड स्पीच का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो सिकंदर और पोरस के बीच में। और जो भारतीय इतिहासकार हैं यह इसको बुलाते हैं झेलम अथवा वितस्ता का युद्ध। झेलम अथवा वितस्तता का युद्ध। वितस्तता मतलब ये जो है ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। अब देखिए ये आक्रमण, ये जो फाइट होता है, इस फाइट को एक बार मैप से देख लीजिए। ये देखिए आपका ये इंडिया, अब इधर से जो है बैक्ट्रिया, काबुल, कांधार जीतते हुए सिकंदर अटैक करता है, और अटैक करता है तो यहाँ हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए यहाँ पे देखिए ये चिनाब और झेलम नदी के बीच में, चिनाब और झेलम नदी के बीच पुरु राज्य है। यहीं पर जो है पुरु राज्य में, यहीं पर पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है, जहाँ पर सिकंदर जीत जाता है। लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होते हुए वह उसके राज्य को वापस लौटा देता है। देखिए सिकंदर की सेना पर जो झेलम का ये युद्ध हुआ, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा, और ब्यास नदी को पार करने से उन्होंने मना कर दिया। सिकंदर की सेना तो एक तो तत्कालिक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हतोत्साहित थी, उनका उत्साह क्या था, गिर गया था। दूसरा, ब्यास नदी के बाद तत्कालीन मगध का जो शासक था वो कौन था, घनानंद था। अब जब ब्यास नदी क्रॉस करते तब घनानंद से सिकंदर का युद्ध होता, लेकिन घनानंद फेमस था, किस लिए फेमस था, तो अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। अतः सिकंदर ने अपनी सेना की भावनाओं को स्वीकार करते हुए वापस लौटने का निर्णय लिया, और 324 ईसा पूर्व में वापस लौटते समय सिकंदर की मस्तिष्क ज्वर के कारण मृत्यु हो गई। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अब होता क्या है कि जब यह सिकंदर आक्रमण किया तो यूनानी आक्रमण कर रहे थे, तो इस बात की सूचना चाणक्य घनानंद को देने उसके दरबार में जाते हैं। चाणक्य महोदय घनानंद के दरबार में जाते हैं कि भैया जो यूनानी आक्रमण कर रहे हैं थोड़ा समझ जाओ, अपने जो है ये जो व्यभिचारिता है, जो तुम अय्यासी में डूबे हुए, इससे बाहर निकलो। तो वो क्या करता है कि बोलता है यूनानी आक्रमणकारियों से तो बाद में निपटेंगे, पहले हमको तुमसे निपटना है। और वो घनानंद जो है चाणक्य को बेइज्जत करके दरबार से निकाल देता है। इसीलिए चाणक्य जो है प्रण लेते हैं कि मैं घनानंद को यहाँ से मिटा दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की कूटनीति की सहायता से घनानंद की हत्या की। तो घनानंद की हत्या करके मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य वंश की स्थापना की। अब कैसे कैसे हुआ इसको देखते हैं थोड़ा सा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद की हत्या करते, किसी की सहायता से करते हैं, चाणक्य की सहायता से। अब इनके शासन काल में ही
भारत एक अखिल भारतीय साम्राज्य का परिकल्पना साकार होता नजर आता है। मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक इकट्ठा कर दिया। अखिल भारतीय साम्राज्य की परिकल्पना का साकार रूप कब प्राप्त होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इसे पूरे विकास क्रम के दौरान सुदूर दक्षिण के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग समस्त भारत पर मगध साम्राज्य के अधीन हो गया। अभी आइए मैप में दिखाते हैं कि मगध साम्राज्य कितना विस्तृत हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में। मौर्य काल लगभग 324 ईसा से 184 ईसा पूर्व तक था। अब देखिए ये जो मौर्य काल है, मौर्य डायनेस्टी है, इसमें आप देखिए ये जो है पूरा मौर्य वंश के अधीन आ गया था। लगभग ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर हो गया है। ये पूरा का पूरा मौर्य वंश के अंतर्गत आ गया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। देखिए कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे। कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला के आचार्य थे। जब जिनका सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के तत्कालीन शासक घनानंद द्वारा अपमान किया गया था। चंद्रगुप्त की जन्म के बारे में कोई प्रमाणित तथ्य नहीं मिलते कि चंद्रगुप्त का कहाँ पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, ये सब क्या है? तथ्यों का अभाव है। लेकिन संभावना की जाती है कि चंद्रगुप्त एक निम्न कुल में पैदा हुए थे और जिन्हें कौटिल्य ने एक शिकारी से इन्होंने इसे 1000 कासार्षण मतलब 1000 कासार्षण जिसे तत्कालीन चांदी की राजकीय मुद्रा में खरीदा था। कौटिल्य महोदय लगभग 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त को सभी युद्ध एवं कूटनीति विद्याओं में पारंगत बनाते हैं। पारंगत करने के बाद 323 ईसा पूर्व में घनानंद को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने के कारण चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक भी कहा जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक हम चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि अखिल भारत साम्राज्य की स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम मुक्तिदाता भी कहा जाता है। पूछे कि पहला मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों कहा जाता है? कि चंद्रगुप्त ने भारतीयों को विदेशी यूनानी की दास्ता से मुक्त कराया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये स्टीबो, जस्टिन तथा एरियन जैसे इतिहासकार हैं। ये 3 कौन इतिहासकार हैं? स्टीबो, जस्टिन और एरियन। ये यूनानी इतिहासकार हैं। कहाँ के? यूनान के हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स बुलाते थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या बुलाते थे? सेंड्रोकोट्स। और कुछ और इतिहासकार जैसे एपियन और प्लूटार्क ये चंद्रगुप्त को एंड्रोकोट्स बुलाते थे। क्या बुलाते थे? एंड्रोकोट्स। तो सेंड्रोकोट्स कौन बुलाता था? स्टीबो, जस्टिन और एरियन। और एंड्रोकोट्स कौन बुलाता था? एपियन और प्लूटार्क। सिकंदर की मृत्यु के बाद, अब सिकंदर तो मर गया था मस्तिष्क ज्वर की वजह से वापस जाते समय, तो उसकी मृत्यु के बाद जो है यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। यह भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और वस्तुतः 305 ईसा पूर्व में उसने योजना बनाई। और चंद्रगुप्त का उस समय जब 305 ईसा पूर्व में योजना बनाता है तो उस समय मगध का साम्राज्य का जो राजा था वो कौन था? चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त जो है मगध का सम्राट उसमें बन चुके थे। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध होता है। दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। और जिसमें विजय किसकी होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। तथा संधि के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया। किससे विवाह? चंद्रगुप्त का हेलेना, जो कि किसकी बहन थी? सेल्यूकस निकेटर की। और इस विवाह को भारतीय इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहते हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय किसका था? अंतर्राष्ट्रीय विवाह सेल्यूकस निकेटर की बहन हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का। और इस शादी के उसमें दहेज में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दहेज में दे दिया अथवा उपहार स्वरूप दे दिया। यह था काबुल, कांधार, बलूचिस्तान और हेरात। इसी दौरान यूनान का जो है मेगस्थनीज भारतीय राजदूत बनकर आता है तथा भारत के प्रसिद्ध संदर्भ में प्रसिद्ध ग्रंथ लिखता है इंडिका। पूछता है इंडिका किसने लिखा है? तो मेगस्थनीज में लिखा है। ये किसकी टाइम में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उल्लेखनीय है कि मेगस्थनीज को भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत माना जाता। तो भारत का पहला विदेशी राजदूत कौन है? तो मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज पाटलिपुत्र को क्या बोलता था? समानांतर चतुर्भुज नगर कहता था। मेगस्थनीज जो है पाटलिपुत्र को समानांतर चतुर्भुज नगर कहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 312 ईसा पूर्व में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। सोचिए आज के टाइम में अकाल पड़ जाता है तो हालत खराब हो जाती है, और उस टाइम में 12 वर्ष के अकाल को चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य झेल गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 312 ईसा पूर्व में लगभग 12 साल का अकाल पड़ता है। फलस्वरूप चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र के अपने प्रतिनिधि थे इनके पुष्यगुप्त वैश्य, इनके सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं और आगे चल के इसी झील से सम्राट अशोक के द्वारा
सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाया जाता है, सिंचाई हेतु नहर का निर्माण इसी झील से करवाया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई। प्रथम जैन संगीति किसके टाइम में हुई? तो चंद्रगुप्त के टाइम में होती है। कहाँ पे होती है? पाटलिपुत्र में होती है। और जैन धर्म 2 शाखाओं में बट जाता है, बट गया। और 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो है जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए। मतलब राजपाट छोड़ के वो श्रवण बेलगोला चले गए और वहीं पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इसी संलेखना पद्धति को जैन धर्म में संथारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म में संथारा कहा जाता है। संलेखना विधि मतलब खाना पीना छोड़ देंगे और तब तक नहीं खाएंगे जब तक शरीर से प्राण नहीं निकल जाएंगे। यह विधि काफ़ी टफ होती है और इस टफ विधि के मतलब काफ़ी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया संलेखना विधि से। सम्राट बिंदुसार जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे, अब ये इनका शासन काल आता है। कब है? 298 से 271, 298 से 271 ईसा पूर्व इनका शासनकाल चलता है। अब देखिए इनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माता कौन थी? दुर्धरा। बिंदुसार है ये, और बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार, एकदम क्लियर रहिएगा। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और दुर्धरा के पुत्र थे। इनका उपनाम, इनके कई सारे नाम, इनको अमित्र घात भी बुलाते थे, अमित्रो कोटिज भी बुलाते थे, सिंहसेन भी बुलाते थे, मद्रसार भी बुलाते थे, अजातशत्रु भी बुलाते थे, बारीसार भी बुलाते थे। ये सारे नाम किसके हैं? बिंदुसार के हैं। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि पिता का पुत्र और पुत्र का पिता किसी नाम से किसे जाना है तो बिंदुसार। क्यों? क्योंकि वह चंद्रगुप्त मौर्य जैसे प्रसिद्ध एवं पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पुत्र थे और महान अशोक के पिता थे। मतलब पिता भी महान और पुत्र भी महान। ठीक है, पुत्र अशोक थे वो भी महान थे और पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी महान थे। तो इसीलिए पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है इन्हें को जैन ग्रंथ राजावली में इन्हें बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। सिंहसेन किसे कहा गया? बिंदुसार को कहा गया। बिंदुसार नाम पुराणों से प्राप्त होता है। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। जब मतलब बिंदुसार का शासनकाल था 2 बार विद्रोह हुआ था। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीमा के कुप्रशासन के कारण हुआ था और दूसरे विद्रोह का कारण अज्ञात है, परंतु उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया। अब बिंदुसार के बाद शासनकाल आ जाता है अशोक। आइए अशोक को देखते हैं। सम्राट अशोक महान, ये 269 से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल चलता है। अब देखिए अशोक एकमात्र ऐसा शासक था, अशोक एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अपने साम्राज्य के विस्तार की परिपाटी ही समाप्त कर दी। मतलब एक युद्ध लड़े और उसके बाद बोला कि अब हमें साम्राज्य बढ़ाना ही नहीं है। इन्होंने युद्ध के बाद साम्राज्य विस्तार की परिपाटी को समाप्त कर दिया और पहला शासक था जो अपनी प्रजा से सीधा संवाद करने की परंपरा शुरू किए। अब बात करते हैं कि अशोक पुत्र किसके थे। तो अशोक जो है बिंदुसार और धम्मा के पुत्र थे। अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार और धम्मा के पुत्र थे। धम्मा को सुभद्रांगी भी बुलाते हैं। तो धम्मा को और क्या बुलाते हैं? सुभद्रांगी बुलाते हैं, जिसका तात्पर्य होता है ब्राह्मण की पुत्री, जिसका तात्पर्य होता है ब्राह्मण की पुत्री। और बौद्ध साहित्य, एक बौद्ध साहित्य है जिसका नाम है दिव्यावदान। इसमें मतलब धम्मा जो है, जो सुभद्रांगी भी कहते हैं, इनके 2 और नाम है। क्या है? पसारिका और जनपद कल्याणी। ये दोनों अशोक के माता धम्मा का ही नाम है। 273 से 269 ईसा पूर्व तक 4 वर्षों तक अशोक आंतरिक मामलों में सुलझाने में लगे रहे और 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। ये 4 वर्षों तक आंतरिक संघर्षों में उलझे रहे और अपने भाइयों की हत्या करके बदला लिया। इसी समय इन्हें चंडाशोक बुलाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी माता को काफ़ी इन लोगों ने परेशान किया था, प्रताड़ित किया था, इसीलिए अपने भाइयों को मारकर ये बदला लेते हैं और इसीलिए इस समय इनको चंडाशोक बुलाया जाता है। अशोक के बड़े भाई का नाम सुसीम था। अशोक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुसीम था। और छोटे भाई का नाम तिस्य था। अशोक का नाम सबसे पहले अशोक कहाँ है? क्योंकि प्रश्न आता है कि अशोक का नाम सबसे पहले अशोक कहाँ पे आया है। तो ये मस्की लघु शिलालेख है, एक मस्की में लघु शिलालेख है। अभी मैं आपको सारे शिलालेख अभिलेख बताऊंगा, लेकिन अभी जान लीजिए अशोक सबसे पहली बार कहाँ आता है। तो अशोक सबसे पहली बार मस्की लघु शिलालेख में आता है। और उसके बाद कहाँ आता है? तो नेतुर गुर्जरा में आता है, उदयगोलम अभिलेखों में आता है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पे आता है? तो मस्की लघु शिलालेख में आता है अशोक। अब इनके और कौन कौन से नाम है इसको एक बार हम देख लेते हैं। अशोक के बहुत सारे नाम है, वो सारे नाम हम एक बार देख लेते हैं। देखिए एक तो था अशोक, ठीक है, उसका देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी ये वंशागत उपाधि है। और ये कहाँ मिलता है? ये रुम्मिन देही अभिलेख में मिलता है, जो कि रुम्मिन देही अभिलेख जो है लुम्बिनी में पाया जाता है। कहाँ पे? ये नेपाल में लुम्बिनी में है, आगे बताया जाएगा। तो रुम्मिन देही अभिलेख में इनको देवनाम प्रियदर्शी नाम से बुलाया गया, जो वंशागत उपाधि है, जो कि एक लघु स्तंभ है। और उसके बाद ये नाम कहाँ पे और आया? तो निगाली सागर अभिलेख में आया हुआ है। आगे मैं सारे अभिलेख एक साथ बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगधाधिराज का जो है नाम इनको मिला है भाब्रू बैरात अभिलेख में। भाब्रू बैरात अभिलेख में इनको मगधाधिराज बुलाया जाता है, जो कि कहाँ पे? राजस्थान में है।
और अशोक बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ये कहाँ से पता चलता है? तो हमको यही भाब्रू बैरात अभिलेख से ही पता चलता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। कौन से अभिलेख से पता चलता है? तो भाब्रू बैरात अभिलेख से। और बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है और बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों का उल्लेख आपको यहीं से मिलता है। कहाँ से? भाब्रू बैरात अभिलेख से। वो 3 रत्न कौन कौन से बौद्ध धर्म के? बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के और ये हमें मिलता है भाब्रू बैरात से। प्रियदर्शी राजा भी इनको बुलाते थे और ये कहाँ मिला है हमको? तो बराबर गुहालेख में मिला है। महाराज कुमार, ये इनको पुनगुरिया अभिलेख में कहा जाता था। अशोक वर्धन का नाम जिक्र आता है कहाँ पे? विष्णु पुराण में आता है। बुद्ध शाक्य भी इनको बुलाया गया था। कहाँ पे? मस्की अभिलेख में इनको बुद्ध शाक्य। प्रियदर्शी, ये 13 दीर्घ शिलालेख में आया हुआ है प्रियदर्शी। अब इनके नाम के बाद इनकी पत्नियों के बारे में देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन पत्नियां थी। तो अशोक की पत्नियों की बात करें तो पहली थी महादेवी, जो विदिशा में श्रेष्ठी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? श्रेष्ठी की, जिनसे 2 संतान हुए, एक संघमित्रा और दूसरा महेंद्र। तो महादेवी इनकी पहली पत्नी थी जिससे 2 पुत्र हुए, संघमित्रा और महेंद्र। इनकी प्रेमिका थी कौरवकी और इनसे संतान हुए तीवर। इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति एक लेख है जो कहाँ है? जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है और जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता है उसे हम चंपू लिपि कहते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? चंपू लिपि में। और यह इलाहाबाद के प्रयागराज में रखा हुआ है। इसके लेखक कौन है? हरिशेन है। तो हरिशेन किसके लेखक है? प्रयाग प्रशस्ति के। कौन सी लिपि में है? चंपू लिपि में, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो हरिशेन कहाँ रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और प्रयाग प्रशस्ति में कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है पूछे तो 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें मिलता है, पहला है अशोक, दूसरा है अशोक समुद्रगुप्त। पहला अशोक है, दूसरा समुद्रगुप्त है और तीसरा है अकबर, जहांगीर और बीरबल। इन तीनों का जिक्र आता है। तो अशोक, समुद्रगुप्त और अकबर, ये जिक्र कहाँ पे आता है? प्रयाग प्रशस्ति में। इनकी तीसरी पत्नी थी तिस्यरक्षिता, जो कि अशोक की पत्नी थी परंतु बौद्ध विरोधी थी। ये अशोक की पत्नी पद्मावती भी थी। पद्मावती से कुणाल पैदा होते हैं। और फिर अशोक की एक और पत्नी है असंघमित्रा और यह अशोक की प्रधान महिषी थी। महिषी मतलब पत्नी थी। तो अशोक की मुख्य पत्नी असंघमित्रा थी और यह रानी जो है अशोक के साथ ही मरी थी। अशोक के साथ ही क्या थी? इनकी मृत्यु हुई थी, मरी थी। अशोक के साथ ही ये मरी थी। अब आइए आगे देखते हैं। राजतरंगिणी एक ग्रंथ है और इसी ग्रंथ के अनुसार अशोक अपने उत्तराधिकारी को जलोक था। अशोक का उत्तराधिकारी जलोक था। कहाँ से मिलता है हमको? राजतरंगिणी ग्रंथ से मिलता है और इसी ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। राजतरंगिणी ग्रंथ, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ और यहाँ से पता चलता है कि अशोक के उत्तराधिकारी जलोक थे। लेकिन तिब्बती ग्रंथ में यह बताया जाता है कि अशोक अपने जीवित रहते ही कुस्तन को उत्तराधिकारी घोषित किए थे। अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व तक। आइए देखते हैं अशोक महान क्यों थे। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि अशोक महान क्यों थे? क्या उन्होंने राज्य विस्तार किया? नहीं, राज्य विस्तार कितना ही किया, उससे ज़्यादा तो राज्य विस्तार उनके दादा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किया। अशोक ने सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा अपने टाइम पीरियड में, कलिंग विजय, और उसके बाद उन्होंने कोई भी राज्य विस्तार नहीं किया। तो फिर बात यह थी कि जब राज्य विस्तार नहीं किया तो फिर महान क्यों थे? आइए देखते हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की? उज्जैनी गवर्नर के रूप में किया। और तक्षशिला में विद्रोह उसी टाइम हुआ था, बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था और उसको अशोक ने दबा दिया था। 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। और अशोक जो है जब इनका राज्याभिषेक हुआ उस समय कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे उस समय जब इनका राज्याभिषेक हुआ। पूछे कभी कि राज्याभिषेक के टाइम अशोक कौन सा धर्म मानते थे? तो शैव धर्म को मानते थे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय किया और कलिंग विजय का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था, वो था आर्थिक। मतलब कलिंग जो युद्ध लड़े थे उसका कोई साम्राज्य विस्तार से लेना देना नहीं था, उसका सिर्फ और सिर्फ आर्थिक ही उद्देश्य था। वो कैसे था अभी आगे समझाता हूँ मैं। तो साम्राज्यवादी नहीं था और उस समय नंद वंश के शासक आ रहे थे ऐसा कहा जाता है। कलिंग, जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर कलिंग में एक बंदरगाह था जिसका नाम था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जहाँ दक्षिण पूर्व एशिया के देश जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के करीब पड़ते थे, जो कि मसालों के लिए फेमस है। वहाँ से व्यापार के लिए इन्होंने अशोक ने कलिंग विजय किया था। और यही कार्य इससे अशोक के अलावा कौन कौन राजाओं ने किया है कलिंग विजय का? तो पल्लव ने किया, चोल ने किया, मौर्य ने यही कार्य किया है। क्या? कलिंग विजय का। कलिंग विजय का सबका एक ही उद्देश्य होता था। क्यों? अब देखिए यहाँ पर है आपका मगध, ये पाटलिपुत्र है, इसी के आसपास मगध है, और यहाँ पे है आपका ये आपका उड़ीसा वाला पोर्शन है जहाँ पे आपका कलिंग, यहाँ पे आपका कलिंग है, ये कलिंग है।
और यहाँ पे एक बंदरगाह था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। और यहाँ पे जो है दक्षिण एशिया के देश हैं जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सब जो कंट्रीज हैं मसालों के व्यापार के लिए फेमस थे। अब यहाँ से व्यापार करने के लिए रास्ता बड़ा लंबा पड़ता था, इसीलिए अशोक ने यहाँ पे अटैक किया कि कलिंग विजय करो, ताम्रलिप्ति बंदरगाह को अपने अंदर करो और फिर यहाँ से जो है व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी उद्देश्य में इन्होंने कलिंग विजय किया था। कलिंग विजय में लगभग 1 लाख लोग मरे थे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। इसके बाद अशोक को बुद्ध में कन्वर्ट करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और पूछता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो न्यू ग्रोथ ने दी। किसने दी? न्यू ग्रोथ ने दी। 7 वर्ष में ये बौद्ध बन गए। और किसके प्रभाव में इन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया? तो मोगली पुत्र त्रिश्य के प्रभाव में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और युद्ध का इन्होंने त्याग कर दिया। अब एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अशोक की मॉरल पॉलिसी। ये कौन सी थी? तो ये धम्मा नीति थी। अशोक कौन सी नीति को फॉलो करते थे? तो धम्मा नीति को। अब बात है एक धम्मा नीति है क्या? तो धम्म एक प्राकृतिक शब्द है, प्राकृत शब्द है। संस्कृत में इस धम्मा का मतलब होता है धर्म, और यूनानी में इसका मतलब होता है विद्या, और बौद्ध साहित्य में इस धम्मा का मतलब होता है संहार कहा गया है। ठीक है, अब धम्मा का स्वरूप कैसा था ये देखिए। फ्लीट इसे राजधर्म बताते हैं। फ्लीट इसे धम्मा को क्या बताते हैं? राजधर्म बताते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार इसे सभी धर्म की साझा संपत्ति कहते हैं। किसको? धम्मा को। मैकफे लिखें, इनके अनुसार हिंदू धर्म से प्रभावित है। कौन? धम्मा। सेनार्थ के अनुसार ये पूर्णतः क्या है? बौद्ध धर्म। कौन? धम्मा। नीलकंठ शास्त्री जो दक्षिण भारत का इतिहास भी इन्होंने लिखा हुआ है, इनके अनुसार धम्मा क्या है? नैतिक व्यवहार है, नैतिक व्यवहार संहिता है। क्या? धम्मा। धम्मा क्या है? नैतिक व्यवहार संहिता। किसके अनुसार? नीलकंठ शास्त्री के अनुसार। रोमिला थापर के अनुसार इसका आविष्कार प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। अशोक खुद जो बताते हैं धम्मा के बारे में वो से देख लेते हैं। अशोक अपने द्वितीय स्तंभ लेख में, किसमें? द्वितीय स्तंभ लेख में धर्म के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं? अपासीने। अपासीने का मतलब है अल्प पाप, कम से कम पाप करो। बहुखताने मतलब बहुत ज्यादा क्या करो? कल्याण करो। दया दाने, दया करो। सत्यवादिता मतलब इसे सचा साचे लिखा हुआ है, जिसका मतलब है सत्यवादिता। माधवे मतलब मधुरता के साथ रहो। साधे मतलब साधुता के साथ रहो। पवित्रता। तो ये सारे धम्मा के मतलब अशोक ने खुद बताया है। अपासीने कम पाप करना, बहुकथाने अधिक कल्याण करना, दया दाने सत्यवादिता, सचा साचे, माधवे साधवे पवित्रता, ये सब इन्होंने धम्मा का मतलब अपने द्वितीय स्तंभ लेख में बताया हुआ है। तीसरे में बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तीसरे स्तंभ लेख में ये तो बताया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी इन्होंने बताया, जिसमें इन्होंने 5 पापों का जिक्र किया कि जो कि इंसान को नहीं करना चाहिए। वो कौन सा है? चंडिये, निठलिए, क्रोधे, माने, ईर्ष्या। ये 5 पाप नहीं करना चाहिए। ये अशोक अपने तीसरे अभिलेख में बताते हैं। अशोक एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे। अशोक का एक क्या था उद्देश्य कि आदर्श समाज बने। अशोक पहले ऐसे शासक थे जो जनता से सीधे बात करते थे। अब हम अभिलेख के बारे में बात करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं अभिलेख होता कितने प्रकार का है। तो देखिए अभिलेख 4 प्रकार का होता है। पहला है राजाज्ञा, जिसमें राजा के आज्ञाओं का अंकन किया होता है। राजाज्ञा में क्या होता है? राजा के आज्ञाओं का अंकन किया जाता है। दूसरा है प्रशस्ति। प्रशस्ति में क्या है? राजा की उपलब्धियों का वर्णन होता है। इसके अंतर्गत राजा अपनी उपलब्धियों का वर्णन करता है। तीसरा है दान पात्र। दान पात्र में दान दिए गए भूमि को प्रमाणित करते हैं। जैसे किसी को दान दे दिए तो उसका प्रमाणन एक अभिलेख में हो जाएगा, उसे हम दान पात्र कहते हैं। फिर आता है अयागपट। अयागपट में क्या होता है? किसी भी मूर्ति को बना दिया जाएगा और उसके पीछे लिपि का अंकन कर दिया जाएगा। तो 4 प्रकार के अभिलेख हैं। लेकिन जो अशोक का अभिलेख था वो कैसा था? तो अशोक का अभिलेख राजाज्ञा प्रकार का अभिलेख था। अशोक का अभिलेख क्वेश्चन में पूछे किस प्रकार का था? तो राजाज्ञा प्रकार का था। और अभिलेखों से प्राप्त जानकारी, अभिलेखों से हमें क्या क्या पता चलता है? तो अभिलेखों से पता चलता है कि उनका राज्य विस्तार कितना है, राज्य विस्तार क्या है, विकास एवं विज्ञान क्या है, तकनीकी क्या है, लिपि क्या है, भाषा क्या है, विकास क्या है, राजा का विचार क्या है धर्म के बारे में, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? तो अभिलेखों से पता चलता है। अशोक के जो अभिलेख थे वो दीर्घ एवं लघु स्तंभ लेख थे। अशोक के जो शिलालेख थे दीर्घ एवं लघु स्तंभ लेख थे। ठीक है, पहला तो दीर्घ और लघु स्तंभ लेख, और दूसरा क्या है फिर? दीर्घ एवं लघु गुहा लेख भी है। तो एक स्तंभ लेख है और एक गुहा लेख है। तो स्तंभ लेख में दीर्घ और लघु, फिर गुहा लेख में दीर्घ और लघु, और फिर ये जो गुहा लेख है किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए है। गुहा लेख इन्होंने किसके लिए लिखवाया था? तो गुहा लेख इन्होंने लिखवाया था आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। देखिए सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख थे इसको खोजा किसने? तो इसकी खोजकर्ता थे 1750 में टिफ थेलर ने किया था, और इन्होंने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को पढ़ने का प्रयास किया था। इन्होंने क्या किया? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को पढ़ने का प्रयास किया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है इसको पहले फिरोज शाह तुगलक ने भी पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो क्या था? असफल रहा था। इसके बाद 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस आते हैं और ये इनको क्या करते? पढ़ते हैं।
दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को पढ़ते हैं, जो कि एशियाटिक सोसाइटी का सचिव था एवं टकसाल अधिकारी भी था। इन्होंने दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को भी पढ़ा। किसको पढ़ा? दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को। अभी सारे लेख एक ही साथ आपको पढ़ा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को पढ़ा, जिसमें इन्होंने राजा प्रियदर्शी नाम आया, एक नाम आया राजा प्रियदर्शी। तो इन्होंने कहा कि ये जो राजा प्रियदर्शी नाम है ये लंका के राजा तिस्य का नाम है। किसने कहा? जेम्स प्रिंसेज। जेम्स प्रिंसेज ने 1837 ईस्वी में दिल्ली टोपरा स्तंभलेख पढ़ा और यहाँ पर एक नाम आया राजा प्रियदर्शी। इन्होंने कहा ये राजा प्रियदर्शी नाम का कनेक्शन है, यह लंका के राजा तिस्य से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। फिर प्रियदर्शी का नाम तिस्य से नहीं है, प्रियदर्शी का संबंध अशोक से है। ये किसने बताया? टर्नर ने बताया। टर्नर ने बताया कि राजा प्रियदर्शी जो नाम है यह अशोक का है, न कि लंका के राजा का है। अशोक के अभिलेखों के लेखक कौन है? अगर कोई पूछे अशोक के अभिलेखों का लेखक कौन है तो चापड़ है। ये इंपॉर्टेंट है कि अशोक के अभिलेख किसने लिखे हैं, तो चापड़ ने लिखा है। यह अभिलेख जो है 4 लिपियों में है। वो 4 लिपियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि ये जो अशोक के अभिलेख है कौन कौन सी लिपियों में लिखे गए हैं। तो पहला है ब्राह्मी, दूसरा है यूनानी, तीसरा है खरोष्ठी और चौथा है अमरेइक। ये 4 प्रकार की लिपि हैं जिनमें अशोक का अभिलेख लिखा हुआ है। इनका संबंध, ये चारों जो लिपियां हैं इनका संबंध सिर्फ शिलालेख एवं स्तंभलेख से है। जो 4 लिपियां इनका संबंध किससे है? शिलालेख और स्तंभलेख है। लेकिन जो गुहा लेख है इनका यह प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में है। तो गुहा लेख का संबंध किससे है? प्राकृत और ब्राह्मी भाषा से। शिलालेख एवं स्तंभलेख का संबंध किससे? इन चारों लिपियों से है। अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर किसने लिखा है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर कौन सा इतिहासकार लिखा है? तो DR भंडारकर। ये अशोक का इतिहास लिखते हैं किसके आधार पे? अभिलेखों के आधार पे। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख थे। अशोक के जो दीर्घ शिलालेख थे 14 थे। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 14 दीर्घ शिलालेख क्या है। तो इसका मतलब मैं आपको एकदम क्लियर समझा दूं कि एक क्या होगा, आपके पास एक पत्थर होगा और उस पत्थर पे अशोक के 14 आदेश लिखे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और ये 14 आदेश जो है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं 14 दीर्घ शिलालेख। न कि ये 14 पत्थर हैं, एक ही पत्थर पे 14 आदेश लिखे होंगे और उसे हम कहेंगे 14 दीर्घ शिलालेख। ठीक है। अब इस प्रकार के 8 पत्थर थे। जैसे एक पत्थर है ऐसे ही 8 पत्थर थे और ये 8 जगहों पे रखे हुए थे। तो ये जो 8 पत्थर थे इसमें 14 आदेश थे, इसलिए हम 14 दीर्घ शिलालेख कहते हैं। कंफ्यूज नहीं रहने का, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाइए आप लोग कि ये जो पत्थर है इन पत्थरों पे 14 आदेश लिखे हुए थे और ये इस प्रकार के 8 पत्थर थे और जो 8 जगहों पे रखे हुए थे। 1 2 3 4 5 6, 2 और रहेंगे 7 एंड 8। इस प्रकार से 8 पत्थर थे और उन 8 पत्थरों पे 14 आदेश अंकित थे और ये 8 पत्थर 8 जगहों पे लगे हुए थे। तो 14 शिलालेख का मतलब यह है कि अशोक के 14 आदेश जो एक पत्थर पर अंकित किया गया था और इस प्रकार के 8 पत्थर तैयार किए गए जो अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे। तो कहाँ कहाँ से लगाए गए हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है शहबाजगढ़ी। सबसे पहला है शहबाजगढ़ी, मैप में भी दिखाऊंगा मैं। अब ये पहला हम दीर्घ शिलालेख देख रहे हैं, ठीक है। तो दीर्घ शिलालेख जो है, शिलालेख देखें, शिलालेख में दोनों देखना है, दीर्घ और लघु। तो पहले हम शिलालेख में दीर्घ वाला देख रहे हैं। तो पहला वाला है शहबाजगढ़ी, ये पेशावर पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पेशावर पाकिस्तान में। तो देखिए ये रहा आपका शहबाजगढ़ी, यहाँ पर है ये शहबाजगढ़ी। मैं रेड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको राउंड भी कर दे रहा हूँ। शहबाजगढ़ी कहाँ पे? पेशावर पाकिस्तान में है। और इसकी खोज किसने की थी? तो जनरल कोर्ट ने की थी। और ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? तो खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। दूसरा है मनसेहरा अभिलेख जो कि हजारा जिला पाकिस्तान में है। तो मनसेहरा देखिए यही जो है शहबाजगढ़ी, इसी के ऊपर क्या है? मनसेहरा। ये मनसेहरा है और ये जो है आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पे? हजारा जिला। हजारा जिला पाकिस्तान में है। मनसेहरा दीर्घ शिलालेख, अभी मैं दीर्घ पढ़ रहा हूँ, इसके बाद लघु देखेंगे। और इसे किसने ढूंढा था? तो इसे ढूंढा था पुरातत्वविद कनिंघम महोदय ने ढूंढा था। किसको? मनसेहरा दीर्घ शिलालेख। और ये भारतीय पुरातत्व के संस्थापक हैं। ये पूछे कि भारतीय पुरातत्व का संस्थापक कौन है? तो ये है कनिंघम महोदय है और इन्होंने ढूंढा था मनसेहरा अभिलेख जो कि हजारा पाकिस्तान में है। और कौन सी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में है। तो देखिए जितना भी यूनान की तरफ मिलेगा वो लगभग सब का सब खरोष्ठी लिपि में ही मिलेगा, मतलब पाकिस्तान साइड में। तीसरा देखते हैं गिरनार। तीसरा है आपका गिरनार अभिलेख और ये कहाँ पे? गुजरात में है। और इसको किसने ढूंढा था? तो कर्नल टर्न ने ढूंढा था। और ये कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में। तो जो भी पाकिस्तान साइड में मिलेगा वो लगभग खरोष्ठी लिपि में होगा और जो भी इधर इंडिया में होगा वो ब्राह्मी लिपि में मिलेगा। तो ये कहाँ पे? गुजरात में है। देखिए यह मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका गुजरात में गिरनार। मैं राउंड कर रहा हूँ पेन से, ये आपका गिरनार है और इसे कर्नल टर्न ने ढूंढा था ब्राह्मी लिपि में। फिर आता सोपारा। सोपारा अभिलेख कहाँ पे? महाराष्ट्र के थाने में है। और इसके खोजकर्ता कौन है? अड़ुघोष हैं। तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के थाने में। देखिए इसी गिरनार के पास में ये सोपारा है,
इसे मैं पेन से राउंड कर रहा हूँ, देख लीजिए ये महाराष्ट्र में है और इसे किसने ढूंढा था, तो अरुण घोष ने। फिर आता एरीगुड़ी अभिलेख, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। एरीगुड़ी अभिलेख कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। रुकिए मैप में भी दिखा देता हूँ आपको। ये रहा आपका, एक सेकेंड, थोड़ा और नीचे है, ये एरीगुड़ी अभिलेख। देखिए मैं पेन से रेड कर रहा हूँ और इसे राउंड भी कर दिया हूँ। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। एरीगुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में क्या, कुर्नूल जिले में है। इसकी खोजकर्ता कौन है, अरुण घोष है। फिर आता है धौली, धौली 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 कहाँ पे, उड़ीसा के पुरी जिला में, और इसे किसने ढूंढा था, कोर्ट ने ढूंढा था। तो देखिए यहाँ पे धौली है, कहाँ पे, उड़ीसा में है। ये धौली है उड़ीसा में। फिर आता है जोगढ़, जोगढ़ कहाँ पे, उड़ीसा के गेजम जिला में है। यही पास में देखिए जोगढ़ है। तो उड़ीसा में दो अभिलेख हो गए आपके, एक धौली और दूसरा जोगढ़, ये दोनों कहाँ पे, उड़ीसा में है। फिर आता है इसके बाद कालसी दीर्घ शिलालेख, ये कहाँ पे, देहरादून में। देखिए देहरादून ऊपर में है ये कालसी दीर्घ शिलालेख, और ये भी ब्राह्मी लिपि में है। तो जितने इंडिया वाले हैं जो आज के डेट में, वो लगभग ब्राह्मी लिपि में, और जो यूनान साइड में वो खरोष्टी लिपि में है। तो ये 8 इनके दीर्घ शिलालेख हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 आपके दीर्घ शिलालेख हुए। अब आइए देखते हैं लघु शिलालेख। अब लघु शिलालेख की बात करें तो पहला है भाब्रू बैरात, ये कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, और जिसे बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों का उल्लेख इसी में मिलता है। भाब्रू बैरात में बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों का उल्लेख मिलता है। दूसरा आता है रूपनाथ लघु शिलालेख, ये कहाँ पड़ता है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब देखिए मध्य प्रदेश में इनके कितने शिलालेख हैं, लघु शिलालेख, तो देखिए मध्य प्रदेश में इनके 3 शिलालेख हैं, सॉरी 4 है, मध्य प्रदेश में 4 है, ये चौथा वाला भी ले लीजिए। मध्य प्रदेश में 4 शिलालेख हैं। एक तरफ से देख लीजिए, रूपनाथ, गुर्जरा, बुधनी, पुनगुरिया, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ये चारों के चारों कहाँ है, मध्य प्रदेश में। रूपनाथ, गुर्जरा, बुधनी और पुनगुरिया। भाब्रू बैरात कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में इनके 4 लघु शिलालेख हैं। फिर आता है मस्की, मस्की, अब देखिए ये सारे कर्नाटक में है, तो कर्नाटक वाले एक साथ देख लेते हैं। देखिए कर्नाटक में ये कर्नाटक, ये कर्नाटक, ये सब कर्नाटक में है। तो देखिए मस्की कर्नाटक, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, ये दोनों कर्नाटक, नेत्तूर, उदयगोलम, ये सब कर्नाटक। कर्नाटक में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये पांचों मस्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, नेत्तूर और उदयगोलम, ये सब कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अब देखिए जो मस्की है ये रायचूर में है, कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है। ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर कहाँ पे, तो कर्नाटक के बिलारी डिस्ट्रिक्ट में है। नेत्तूर और उदयगोलम कहाँ है, तो ये भी कर्नाटक के बिलारी जिला में। मतलब कर्नाटक के बिलारी जिला में 4 हो गया, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, नेत्तूर, उदयगोलम। और अहरौरा लघु शिलालेख मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 4 हो गए और कर्नाटक में भी 5 हो गए। फिर अहरौरा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। अब हम देखते हैं स्तंभ लेख। शिलालेख 2 प्रकार के थे, लघु और दीर्घ। अब स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के हैं, लघु और दीर्घ। तो देखते हैं स्तंभ लेख। 7 दीर्घ स्तंभ लेख थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 हैं, देखो एक स्तंभ है, इसमें अशोक के 7 आदेश अंकित हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इस प्रकार के 6 पत्थर 6 जगहों पर लगाया गया। तो पहला कहाँ स्तंभ लेख है इनका, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये कहाँ पे, दिल्ली में। फिर दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली में। फिर प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पे, प्रयागराज में। फिर चंपारण में 3 है, चंपारण में 3 है, चंपारण स्तंभ लेख, लोरिया स्तंभ लेख और लोरिया नंदगढ़, 2 है, लोरिया अरराज और लोरिया नंदगढ़, ये दोनों तीनों चंपारण में है। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और दिल्ली टोपरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पे, प्रयागराज में। चंपारण, लोरिया अरराज और लोरिया नंदगढ़, ये तीनों कहाँ पे, चंपारण बिहार में है। देखिए मैप में भी दिखाया हुआ है। तो देखिए दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये दोनों कहाँ पे, दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ ये कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ये क्या है, स्तंभ लेख है। अब उसके बाद देखिए आपके उसमें चंपारण में, बिहार में, ये है लौरिया अरराज और फिर लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़, ये दोनों कहाँ पे, चंपारण बिहार में है। अब देखते हैं हम लघु स्तंभ लेख। अभी आपने दीर्घ देखा है, तो लघु स्तंभ में देखो बिहार में आ जाएगा रामपुरवा स्तंभ लेख, प्रयागराज में आ जाएगा कौशाम्बी स्तंभ लेख, सारनाथ बनारस में आ जाएगा, रुक्मिणी कहाँ पे है, तो नेपाल में, लुम्बिनी में है। और फिर निगाली सागर कहाँ भी है, नेपाल में है। तो ये क्या है, लघु स्तंभ लेख है। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ, बिहार में है, कौशाम्बी प्रयागराज, सारनाथ बनारस, रुक्मिणी लुम्बिनी नेपाल में, निगाली सागर नेपाल में है।
अब हम बात करते हैं अशोक के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अशोक में 3 पदों का उल्लेख मिलता है। एक था प्रादेशिक, जिसे हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। दूसरा था राजुका, जिसे पुलिस ऑफिसर कहा जाता था। तीसरा था युक्ता, जिसे रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाता था। अशोक के शासन के समय कोई पूछ लेता है कि साउथ में कौन शासन कर रहा था, तो अशोक के शासन के समय में साउथ इंडिया में चोला, पांड्या और केरल पुत्र ये लोग शासन कर रहे थे। अशोक का शासन केंद्रीकृत था, जिसमें राजा और 30 लोगों की कमेटी होती थी। अशोक का जो शासन काल था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो क्या था, सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत था, जिसमें राजा सेंटर में और 30 लोगों की कमेटी। सारे निर्णय जो होता है वो राजा द्वारा ही लिया जाता था एवं अधिकारियों का स्थानांतरण हर 5 साल पर कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त और क्या क्या बातें हैं देखते हैं। अशोक ने 2 कोर्ट बनाया था, दीवानी यानी कि सिविल कोर्ट, इसमें इसे धर्मस्थिया कहते थे। जो इन्होंने दीवानी कोर्ट बनाया था, सिविल के इसमें होते थे, मतलब फौजदारी वाले दीवानी वाले जो होते थे सिविल कोर्ट, इन्हें हम धर्मस्थिया कहते थे। जो फौजदारी यानी कि क्रिमिनल कोर्ट होता था, इसे हम कंटक शोधन बुलाते थे। अगर पूछे कि धर्मस्थिया किसे बुलाते थे तो सिविल कोर्ट को बुलाते थे, अशोक के टाइम में था। और इसका मुख्य न्यायाधीश राजा ही होता था क्रिमिनल कोर्ट का। न्यायिक क्षेत्र में कठोर दंड का प्रावधान था, जैसे मृत्यु दंड कर दे देना, अंग विच्छेद कर देना, जुर्माना लगा देना, ये सब कहाँ, ये कठोर दंड मिलते थे अशोक के टाइम में। न्याय करने से पूर्व दोनों पक्षों को सुना जाता था और निष्पक्ष न्याय किया जाता था। ब्राह्मण विरोधियों को जल में डुबोकर दंड दिया जाता था। अब मान लीजिए कोई अपराध है जिसमें कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो उसमें क्या करते थे, उसमें हम उसको अग्नि, जल एवं विष जैसी परीक्षाएं देनी पड़ती थी। विष मतलब आग में फेंक दिया गया, जिंदा बच गए तो तुम निर्दोष हो, मर गए तो तुम पापी थे। जल में डुबो दिया गया, जिंदा बच गए तो तुम निर्दोष हो और डूब गए तो तुम पापी हो। इस प्रकार की टफ एग्जामिनेशन देनी होते थे। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था भी विकास हो चुका था, जिसमें गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। एक पहले वाले को संस्था कहते थे। क्या कहते थे, संस्था, जिसमें एक ही जगह पर रहकर जो है वो गुप्तचरी का कार्य करते थे। और दूसरा जो था वो था संचार कहते थे। दूसरा संचार होता था, जिसमें जो गुप्तचर क्या रहते थे, भ्रमणशील रहते थे। तो 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक संस्था और दूसरा संचार। संस्था में एक ही जगह पे रहना होता था और संचार में घूमता रहता था गुप्तचर। राजा गुप्तचर के माध्यम से किसी जगह होने वाले विद्रोह की सूचना प्राप्त कर लेता था। जैसे राज्य में विद्रोह होने वाला है, गुप्तचर बता देते थे। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था भी था, और वो जो वर्ण व्यवस्था था वह कर्म ना होकर क्या था, जन्म था। कर्म ना होकर जन्म हो गया था। और यहाँ पर 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था जो है पाई जाती है। यहाँ पे 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था पाया जाता है। ये बाढ़ नहीं, वर्ड है, सही कर देता हूँ मैं। वर्ण व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता था एवं अपनी जाति से बाहर विवाह भी नहीं कर सकता था एवं अपनी जात के अतिरिक्त कोई जीविका भी नहीं अपना सकता था। मौर्यकालीन 5वीं शिलालेख के अनुसार मौर्य काल में भारत में बहुत सारे वर्ण थे। इस प्रकार समाज का आधार वर्ण व्यवस्था एवं वर्णाश्रम था। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास, ये वाला वर्णाश्रम था और ये वर्ण व्यवस्था थी। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में 7 जातियां थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मेगस्थनीज के अनुसार भारत में कितनी जातियां थी, तो 7 जातियां थी। 7, ये 7 नहीं है, 7 है। 7 कास्ट पाए जाते थे मेगस्थनीज के टाइम में। ये दार्शनिक थे, किसान थे, ग्वाला थे, कारीगर थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे और अमात्य थे। ये 7 जातियां मेगस्थनीज के अनुसार होती थी। हालांकि भारतीय इतिहासकारों के अनुसार इस प्रकार की किसी भी जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन संभवतः मेगस्थनीज यूनानी समाज को ध्यान में रखते हुए वर्ण व्यवस्था को बताए थे। मेगस्थनीज ने दार्शनिक वर्ग को 2 भागों में बांटा था। दार्शनिक वर्ग को ये 2 भागों में बांटते थे, एक ब्राह्मण और एक श्रमण। ब्राह्मण तो आपको पता ही है, और श्रमण जो है धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए सन्यासियों को, जो धार्मिक संप्रदाय से जुड़े रहते थे, उनको हम क्या कहते थे, श्रमण कहते थे। तो दार्शनिक को ये 2 भागों में बांटे थे, ब्राह्मण और श्रमण। अशोक ने अपने धर्म महामात्र अधिकारियों को नियुक्त किया था। अशोक धर्म महामात्र अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। इन्होंने एक पद बनाया था धर्म महामात्र, और उस पर नियुक्ति करते थे। किस लिए, मॉरलिटी का पाठ पढ़ाने के लिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए। अशोक की पॉलिसी पूछता है कभी कभी, तो अशोक की पॉलिसी कैसी थी, धम्मा घोष थी। इसका तात्पर्य होता है शांति, मतलब पीस। तो अशोक की पॉलिसी कैसी थी, धम्मा घोष थी, जिसका मतलब होता है शांति, पीस। ये 3 प्रकार के कर लेते थे। जैसे बाह्य कर, जो बाह्य कर क्या होता था, इसके अंतर्गत स्वदेश में उत्पन्न वस्तुओं पर कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त अभ्यंतर कर, जो राजधानी में लिया जाने वाला कर था। फिर आतिथ्य कर, जो विदेशी माल पर वसूल किया जाने वाला कर था। इनके अतिरिक्त भी कुछ कर थे, जैसे देश से बाहर से सामान कोई ला रहा है तो उस पर हम निष्क्रमाय लगाते थे, तथा विदेश से, जैसे देश से बाहर गया तो निष्क्रमाय, और विदेश से आया तो उस पर प्रवेश से कर लगाया जाता था। मतलब जो सामान
देश से बाहर जाए मतलब एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट पे निष्क्रम आए, और जो इम्पोर्ट हो अंदर आ रहा है उस पर प्रवेश कर लगाए जाते थे। देश से बाहर ले जाने वाले सामान पर निष्क्रम आए तथा विदेशी आपती सामानों पर प्रवेश कर लगाया जाता था। कर को वस्तु के हिसाब से, वस्तु के मूल्य के हिसाब से बदलते रहते थे। इनके अतिरिक्त भी कुछ कर थे, जैसे शराब पर क्या लगाते थे, चुंगी कर लगाते थे। शराब पर जो है चुंगी कर लगाए जाते थे और आय बढ़ाया जाता था इससे। इसके अतिरिक्त शराब बेचने के लिए आप पासी लाइसेंस रखना होता था और विदेशी शराब के विक्रय के लिए विशेष अधिकार पत्र रखना होता था। इसके अतिरिक्त कुछ और कर लगते थे, जैसे बलीकर। बलीकर क्या होता था, ये उपकर था जो उपज के अतिरिक्त किसानों को देना पड़ता था। पिंड कर, कुछ गांव के लोग जो इकट्ठा करके देना पड़ता था उसे हम पिंड कर कहते थे। सेना भक्त कर, जो संभवतः गांव वालों को सैनिकों को भोजन देने के लिए देना पड़ता था। हिरण्य कर, संभवतः किसानों को नगद के रूप में लिया जाता था। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति, अब बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति क्या थी मौर्य काल में। तो मौर्य काल में जो स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार मिलता था, स्त्रियों से दुर्व्यवहार करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाता था। स्त्रियों को घर के भीतर ही कार्य करना होता था तथा स्वच्छंद रूप से घूमने की इनको अनुमति नहीं थी। मतलब घर में कार्य करना है, बाहर ऐसे घूमने का अलाउ नहीं था। समस्त देश में स्त्रियों की दशा एवं विवाह का नियम एक नहीं था, मतलब अलग अलग जगह पे विवाह का नियम अलग अलग था। कुछ स्त्रियां, जैसे कुछ लोग अगर चाहते हैं तो नृत्य कला सीख सकते हैं, लेखन सीख सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं, ललित कलाओं को सीख सकते हैं। इन सब में निपुणता प्राप्त करती थी, अर्थात स्त्रियों को कलाओं में भी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी। स्त्रियों को जो है कलाओं में शिक्षा प्राप्त करने की, जैसे नृत्य, संगीत, लेखन, इन सब में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी। समाज में वेश्यावृत्ति भी अलाउड थी, मतलब जो राज्य के द्वारा नियंत्रित की जाती थी। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। स्त्रियों को सैनिक कार्यों में भी जाने के लिए रास्ता खुला हुआ था, मतलब वो सैनिकों में भी भर्ती हो सकती थी। और सशर्त पुनर्विवाह एवं विधवा विवाह की भी अनुमति थी। उसमें पुनर्विवाह अलाउड था, विधवा विवाह भी अलाउड था। उदाहरण के लिए यदि किसी की पत्नी को 8 वर्ष तक पुत्र नहीं हुआ तो वो दूसरा विवाह कर सकता था। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्त्री की पति की मृत्यु हो गई है तो वह भी पुनर्विवाह कर सकती थी। मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं एक दास थे जिन्हें कौटिल्य ने शिकारी से खरीदा था। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में भी दास प्रथा का क्या होता है, उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने अभिलेखों में दासों तथा किराए के मजदूरों में अंतर बताने का प्रयास किया है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाती है और अशोक की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र कुणाल, उसके पश्चात उनके पुत्र दशरथ जिन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था, एवं इसके पश्चात बृहदत्त जो अशोक का मौर्य वंश का अंतिम शासक था यह था, और जिसे जनरल पुष्यमित्र शुंग द्वारा मार दिया जाता है और इस प्रकार से मौर्य वंश का अंत हो जाता है। अब कभी कभी ये भी पूछता है कि मौर्य वंश के अंत का कारण क्या था, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग इस पे अपना विचार है मौर्य वंश के पतन के कारण। तो हरप्रसाद शास्त्री जी के अनुसार इनकी धार्मिक नीति जो कि ब्राह्मण विरोधी नीति थी, इसलिए इनका पतन हो गया। किसके हिसाब से? हरप्रसाद शास्त्री के हिसाब से। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय जो नीति थी, अहिंसक और शांतिप्रिय नीति जो कलिंग युद्ध के बाद हुई थी, इसकी वजह से इनका पतन हो गया। फिर डीडी कौशाम्बी के अनुसार आर्थिक व्यवस्था का संकटग्रस्त होने के कारण इनका पतन हो गया। कहते थे कि जैसे सारा का सारा उठा के इन्होंने बौद्धों को दान कर दिया। डीएन झा के अनुसार निर्बल उत्तराधिकारी के कारण इनके राज्य का पतन हो गया। रोमिला थापर के अनुसार केंद्रीय शासन व्यवस्था का अप्रशिक्षित एवं अव्यवस्थित होना जो है इनके पतन का कारण बन गया। मौर्य साम्राज्य से दूर जो राज्य थे वहाँ पे जो अधिकारी थे वो जनता पर अत्याचार करते थे, जिससे जनता शासन के विरुद्ध हो गई। दिव्यावदान में इस प्रकार के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश का अंत हो जाता है। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और इसके अतिरिक्त एक सूचना और है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसके माध्यम से जुड़ जाइएगा तो आपको यह नोट्स वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और आने वाले क्लासेस की भी सूचना मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथ में लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।